अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 8 है। और चैप्टर 8 जो है आपका वो वेव्स के रिलेटेड है। तो इसमें हमने वेव्स को डिस्कस करना है। तो वेव्स का जनरल आइडिया आपको है कि किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती हैं उनको हम वेव्स कहते हैं। तो हमारे पास जो वेव की बेसिक डेफिनेशन है उसमें यही है कि अगर हम मीडियम के अंदर पार्टिकल को डिस्टर्ब करें तो फिर वो जो डिस्टर्बेंस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करती है, और इस फिनोमेना को जो है वो हम वेव कहते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है वाटर वेव्स। अगर हम पानी के अंदर कोई चीज़ फेंकेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से मीडियम डिस्टर्ब होता है और वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो तरह की वेव्स होती हैं मेन। एक होती है मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इनके अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो दो तरह की हमारे पास वेव हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उसमें भी फिर हमारे पास आगे मैकेनिकल वेव्स जो हैं, इसकी अगर हम देखेंगे एग्जांपल, तो मैकेनिकल वेव में आपके पास वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें आपके पास साउंड वेव आ जाती हैं, वाटर वेव्स आ जाती हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारी वेव्स आ जाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी है। द वेव विच प्रोपोगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज मैकेनिकल वेव। तो ऐसी वेव जो मीडियम के पार्टिकल की ऑसिलेशन से प्रोपोगेट करती हैं उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। और एक दूसरी भी क्लास है वेव की जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और उनको हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो ये उसकी है डेफिनेशन। द अनदर क्लास ऑफ वेव विच इंस्टेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल प्रोपोगेट आउट इन स्पेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वेव्स होती हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से प्रोपोगेट करती हैं। और इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेट करने के लिए। ये स्पेस में से भी गुजर जाती हैं, वैक्यूम में से भी गुजर जाती हैं। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह देते हैं। इसमें हमारे पास लाइट वेव्स आ जाती हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें रेडियो वेव्स, एक्स रेज, तो ये सारी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आगे अगर हम जाएं तो फिर फर्दर दो हमने की थी क्लासिफिकेशन इसकी, कि आपके पास जो है दो तरह की वेव होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें आपके पास मीडियम के पार्टिकल की मोशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये डेफिनेशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी बुक के भी पेज पे ये हाईलाइट की होगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव are those in which particle of the medium are displaced in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, and longitudinal waves are those waves in which the particle of the medium have displacement along the direction of the propagation of wave। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम समझें डेफिनेशंस को, तो आपकी जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। ट्रांसवर्स वेव के केस में इस तरह से वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल है हमारे पास वो अप एंड डाउन इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और वेव राइट साइड को प्रोपोगेट कर रही होती है। तो इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है। मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल हमारे पास इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है, और वेव राइट साइड को प्रोपोगेट कर रही है, तो इनमें 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा होता है। तो ये आपके पास हैं लॉन्गिट्यूड, ये जो है ट्रांसवर्स वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो जैसे आपके पास साउंड वेव हैं, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में आपके जो
मीडियम के पार्टिकल हैं उनकी वाइब्रेशन और वेव की प्रोपगेशन सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से, इस तरह से, फिर कंप्रेशन आता है इस तरह से, फिर आगे रेयरफेक्शन आता है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी राइट साइड को ट्रैवल कर रही है, तो दोनों की जो मोशन है पैरेलल है अलोंग, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, यानी जिधर को वेव जा रही है उधर को ही पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ऐसी वेव को फिर हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देते हैं। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें साउंड वेव आ जाती हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी है। और अगर आप ट्रांसवर्स वेव की देखें तो इसमें वाटर वेव्स आ जाती हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स भी आपने जो है वो कर लेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो अब आगे पीरियोडिक वेव का वो टॉपिक है, छोटा सा, पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं उसको बताया उसने। तो पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन आपकी बुक का जो टॉपिक है पीरियोडिक वेव जहाँ पे लिखा है वहाँ पे भी उसने लिखी हुई है कि पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं कि अगर आप वेव्स को रेगुलर इंटरवल के बाद प्रोड्यूस करते जाएं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कोई मीडियम है वाटर जैसे कि उसके अंदर हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, पानी में हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपने कंटिन्यूस वेव प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे रिदमिक वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी है, यानी ऐसी वेव प्रोड्यूस करनी है जो कंटिन्यूसली वहाँ पे मूव करती रहे, तो फिर हमें वहाँ पे कंटिन्यूस वाइब्रेट करवाना पड़ेगा मीडियम के पार्टिकल को। और ये हम अचीव कर सकते हैं इजीली। हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, मैकेनिज़्म बना सकते हैं कि मीडियम के पार्टिकल को हम कंटिन्यूसली डिस्प्लेस करते जाएं और उसमें कंटिन्यूस वेव्स प्रोड्यूस होती जाएं, और ऐसी वेव को हम पीरियोडिक वेव कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन है, ठीक है। आपकी बुक का जो पीरियोडिक वेव वाला टॉपिक है ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, यहाँ से बेसिकली आपका स्मार्ट सिलेबस स्टार्ट होता है। तो इसमें ये इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूस रेगुलर एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, इन अ मीडियम रिजल्ट फ्रॉम द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स विच काज पीरियोडिक वेव्स इन दैट मीडियम। तो अगर आप कंटिन्यूस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे किसी मीडियम के अंदर तो फिर वहाँ पे पीरियोडिक वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे ये सिस्टम बनाया हुआ है, कहता है हमारे पास ये मैस सपनिंग सिस्टम है, इस मैस सपनिंग सिस्टम को हम वाइब्रेट कर रहे हैं और इसके ज़रिए हम उस मीडियम को वाइब्रेट करवा रहे हैं जिसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब ये कंटिन्यूसली मूव करेगा, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा तो मीडियम में कंटिन्यूस वेव प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारे पास है पीरियोडिक वेव्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। आगे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव, जैसे उसने ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि आपके पास ये मैस सपनिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, इसका मैस जो है यहाँ पे अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वाइब्रेशन से अब यहाँ पे ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये हमारे पास ये वेव्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं इस तरह से। ये तो ये जो वेव्स हैं ये पीरियोडिक वेव्स हैं और साथ में ट्रांसवर्स वेव हैं, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की मोशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पे जो वेव के कुछ आपने पॉइंट्स मार्क किए थे उसको उसने बताया हुआ है कि ये जो वेव के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं ये जो होते हैं ये क्रस्ट होते हैं, और ये जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं इनको हम ट्रफ कहते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रस्ट। ये जो डिस्टेंस है इस क्रस्ट से लेके ये दूसरे क्रस्ट तक ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी वेवलेंथ है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो होती है यूनिट टाइम के अंदर या 1 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होती है उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो आगे उसने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन बनाया हुआ है। कहता है आपके पास ये जो वेव मूव कर रही हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह टाइम को डिवाइड करते हैं। कि आपके पास ये जो वेव मूव करती है, यहाँ सपोज करिए हमारा मीडियम जिसके अंदर वेव इस तरह से जा रही है, तो टाइम को हमने डिवाइड किया था कैसे टाइम पास करता है। तो जब आप यहाँ पे होते हैं तो आपका टाइम ज़ीरो है इस पॉइंट के ऊपर, अभी आप मेन पोजीशन पे हैं, आप फर्स्ट एक्सट्रीम पे गए तो टाइम जो पास हो जाएगा वो T/4 पास हो जाएगा। फिर आप वापस मेन पोजीशन पे आ गए तो टाइम जो है उसका हाफ पास हो जाएगा। टाइम के बेसिकली हमने
4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे वापस आएंगे तो हाफ पास हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस लोएस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। तो टाइम जो पास हो चुका होगा वो 3t/4 हो चुका होगा, ठीक है। और जब वापस एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो टी के इक्वल टाइम पास हो जाएगा। तो टाइम को बेसिकली हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो अब अगर हम वेव की स्पीड निकालें कि हमारे पास जो वेव की स्पीड है कि वेव की स्पीड पे मीडियम के अंदर मूव कर रही है, वो हम कैसे निकालते हैं। वो हम बेसिकली स्पीड वाला फार्मूला लगाएंगे। स्पीड का जो फार्मूला होता है कि डिस्टेंस, ठीक है, ये स्पीड का फार्मूला है कि स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये वही एस इज़ इक्वल टू वी टी है। इसको रीअरेंज कर लें तो v की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा s ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो हमारे पास वेव होती है बच्चे, वो जो डिस्टेंस कवर करती है एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, वो जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है, उसकी वेवलेंथ के इक्वल। और उसको जो टाइम लगता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वो टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वेव की जो वेवलेंथ है, सॉरी वेव की जो स्पीड है, स्पीड हमारे पास जो है वेव की स्पीड, वो हम कैसे निकालेंगे। वो हमारे पास यहाँ से निकल आएगी। आप डिस्टेंस की जगह वैल्यू पुट कर दें उसकी, तो डिस्टेंस आ गया लेमडा और टाइम आ गया टी। तो यहाँ से ये स्पीड निकल आएगी आपके पास। ये उसने फॉर्मूला लिखा हुआ v इज़ इक्वल टू आ गई लेमडा ओवर टी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/t, ठीक है। और ये 1/t आपको पता है फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है, f के इक्वल होता है। तो इसकी जगह f पुट कर देंगे तो आपके पास फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कहते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा प्रूव करें। तो इस तरह 2-3 स्टेप में आपने इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। यहाँ पर उसने फेज़ रिलेशनशिप की बात की हुई है। तो फेज़ रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेव के ऊपर कुछ पॉइंट होते हैं जो इन फेज़ होते हैं और कुछ पॉइंट होते हैं जो आउट ऑफ फेज़ होते हैं। जैसे हम इस वेव को देखें, ये जो हमारे पास वेव है, तो ये हमारे पास राइट साइड पे एक उसने वेव शो की हुई है। इस पे कुछ पॉइंट मार्क किए हुए हैं। ये जो पॉइंट है इसको वो सी कह रहा है, इसको सी प्राइम कह रहा है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे सी डबल प्राइम वाला पॉइंट होगा, ठीक है। नीचे जो पॉइंट है ये डी है और ये डी प्राइम वाला पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट हमने मार्क किए हुए हैं यहाँ पे। अब ये जो आपके पास हैं पॉइंट्स, हमने देखने इनमें से इन फेज़ कौन से है और आउट ऑफ फेज़ कौन से है। तो जिनकी वाइब्रेशन सेम होगी या जो सेम फेज़ ऑफ वाइब्रेशन में होंगे, सेम स्टेट के अंदर होंगे, वो इन फेज़ पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये सी वाले पॉइंट देखें, ये जो सी वाले मार्क किए हैं, ये जो मैंने मार्क किए हैं, तो यहाँ पे सी वाले सभी जो पॉइंट है सेम सिचुएशन के अंदर, सेम स्टेट के अंदर है। यानी यहाँ सी वाले पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मीडियम के हाईएस्ट पॉइंट पे हैं और इसके बाद वो पार्टिकल नीचे को आ रहे हैं। सी प्राइम में भी ऐसे ही है कि यहाँ पे पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है और इसके बाद ये पार्टिकल नीचे को आ रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसा होगा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद पार्टिकल नीचे को आ रहे होंगे। यानी यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशन सेम है, पार्टिकल सेम स्टेट के अंदर है। तो ये जो पॉइंट है ये हम कहेंगे इन फेज़ हैं, ठीक है। इनका फेज़ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम है। और ये जो पॉइंट्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास लेमडा के इक्वल है। सी और सी प्राइम के दरमियान लेमडा के इक्वल है डिस्टेंस। और अगर सी और सी डबल प्राइम के दरमियान में देखूँ तो ये बेसिकली डिस्टेंस 2 लेमडा के इक्वल होगा। तो इसका मतलब वो पॉइंट जिनके दरमियान डिस्टेंस लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा के इक्वल होगा वो इन फेज़ पॉइंट होंगे। या इन जनरल अगर बात करें तो वो पॉइंट जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है लेमडा का मल्टीपल होगा वो इन फेज़ पॉइंट होंगे। तो ये सी, सी प्राइम, सी आगे डबल प्राइम, ये सारे पॉइंट इन फेज़ हैं। बाकी अगर हम बात करें आउट ऑफ फेज़ पॉइंट की, तो अब अगर हम इस पॉइंट को देखें सी वाले को और डी वाले को,
तो सी वाले पॉइंट पे मैंने बताया पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट के उसके बाद नीचे आ रहे हैं पार्टिकल, लेकिन डी वाले पॉइंट के ऊपर मीडियम के पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे और इसके बाद वो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे फेज़ या वाइब्रेशन जो है वो सेम नहीं है, यानी एक पॉइंट के ऊपर पार्टिकल नीचे को आ रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट से और एक से लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हैं ये आउट ऑफ फेज़ हैं, इनका फेज़ आपस में सेम नहीं है, तो इनको हम आउट ऑफ फेज़ पॉइंट कहते हैं। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा आपके पास, ठीक है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखूँ सी और डी के दरमियान, तो इनके दरमियान बच्चे जो डिस्टेंस है ये λ/2 के इक्वल होता है, λ/2 के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से सेम इसी तरह से आपके पास ये सी और ये जो डी वाला प्राइम वाला पॉइंट है ये भी आउट ऑफ फेज़ है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये 3 λ/2 है, ठीक है। λ/2 बेसिकली 3 बार ऐड हो रहा है, तो यहाँ से सी से डी तक λ/2, फिर डी से ये सी प्राइम तक λ/2, फिर सी प्राइम से ये डी प्राइम तक λ/2, तो λ/2 का डिस्टेंस जो है 3 बार ऐड हो रहा है, तो 3 λ/2 आ जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल आ जाए, यानी λ/2 के साथ एक और नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे λ/2 के साथ यहाँ पे 1 आ गया, λ/2 के साथ यहाँ पे 3 आ गया, या λ/2 के साथ यहाँ पे 5 आ गया। तो इस तरह से अगर आपके पास ये ऑड नंबर्स आ जाएं λ/2 के साथ, तो वो पॉइंट जिनके दरमियान ये डिस्टेंस जो है λ/2 का ऑड मल्टीपल हो वो आउट ऑफ फेज़ पॉइंट होते हैं, तो इनको हम आउट ऑफ फेज़ पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है, कि इन फेज़ पॉइंट कौन से होते हैं और आउट ऑफ फेज़ पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है। ये आपने अब यहाँ पे मार्क कर लेना है, आपकी बुक पे ऊपर भी ये लाइन आपको सेम एज इट इज़ मिल जाएगी, ये उसने यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है कि इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। तो ये जिनके दरमियान डिस्टेंस λ/2 λ/3 λ का होगा वो इन फेज़ पॉइंट हैं, ठीक है। और जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो λ/2 3 λ/2 5 λ/2 का होगा वो आउट ऑफ फेज़ पॉइंट है, ठीक है। और अगर आपने किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जनरल फेज़ डिफरेंस निकालना हो, लेट्स सी हमारा वो पॉइंट यहाँ पे है, ये पी और सी है, तो वो उस जनरल फेज़ डिफरेंस का फार्मूला ये है कि उनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस इस फार्मूले से निकालते हैं। इस फार्मूले में 5 फेज़ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है उस वेव की, और एक्स हमारा डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी जिनके दरमियान आप फेज़ डिफरेंस निकाल रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस एक्स है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डिस्टेंस की बिटवीन द पॉइंट्स, तो आपके पास उन पॉइंट्स का फेज़ डिफरेंस निकल आएगा। तो यहाँ से आप फेज़ डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेज़ डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फेज़ डिफरेंस निकल आएगा। तो ये था बच्चे फेज़, इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव हैं। तो जिस तरह हमने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव पढ़ी, इसी तरह हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स होती हैं। यानी आपके पास जो है अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंटिन्यूस प्रोड्यूस करें हम किसी मीडियम के अंदर, तो उसे हम फिर कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। अब अगला जो हमारा बच्चे है पॉइंट वो है कि आपके पास जो है नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। ये मैं पीडीएफ फाइल आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, इनको आपने मार्क कर लेना है। ये प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन है, ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये उसने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन है, अ वेव विच ट्रांसफ़र एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम वन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, यानी जो अगर ट्रैवल करती है एनर्जी को ट्रैवल करवाती है वो प्रोग्रेसिव वेव। तो दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये भी हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम की डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल की मोशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है वाटर वेव, लाइट वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी सेम डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। साउंड वेव इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आगे पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन है, कंटिन्यूस रिदमिक disturbance in a medium result from periodic vibration of a source or cause periodic wave in that medium। जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऑसिलेशन से हम ये वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफ़र वेव के कुछ पॉइंट्स उसने मार्क किए हैं कि क्रस्ट क्या होता है, ये भी बता दी। हाईएस्ट पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं, लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, वो वेवलेंथ होता है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा ये वेवलेंथ होगा, इसको लैम्डा के इक्वल हम कहेंगे। उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो है उसको शो करना है, तो ये अलहदा से पॉइंट बना दिया उसने। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैंने ऊपर क्लियर कर दिया आपको। पहले आपने डिस्टेंस v वाला फॉर्मूला यूज़ करना, ऊपर डिस्टेंस आ जाएगा, नीचे टाइम आ जाएगा। तो वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो लैम्डा के इक्वल होता है, और जो टाइम लगता है वो t के इक्वल होता है। तो यहाँ से फिर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास है न्यूटन का, हमने फार्मूला बनाना है स्पीड ऑफ साउंड का। ठीक है, यानी जब साउंड एयर में ट्रैवल करती है तो कितनी स्पीड पे वो ट्रैवल करेगी और किस तरह हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, इसको लॉन्ग के हिसाब से आपने तैयार करना है, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ये। तो इस लॉन्ग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए कैलकुलेशन की थी, और उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सही नहीं आई थी। फिर उसके बाद जो है वो लप्लास ने करेक्शन की थी, और उसने फिर वो कैलकुलेशन की थी। तो न्यूटन की हम आज डिस्कस कर लेते हैं, लप्लास की हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने न्यूटन के लिए अलहदा से क्वेश्चन बना दिया, एक्सप्लेन न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के नाम से आ जाएगा। तो न्यूटन की कैलकुलेशन को हम देखते हैं। तो स्टार्ट में इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कोई भी when one particle of the medium is disturbed, the disturbance in the form of the wave travel in all direction in the medium, the velocity of the disturbance depends upon the density and elasticity of the medium। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं कि आपके पास जब कोई भी वेव ट्रैवल करती है मीडियम के अंदर, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आपके पास जो है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला जो है इसको एक्सपेंड कर लेना अपने यहाँ पे। पी वी लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट आ गया प्रेशर और वॉल्यूम का, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि चेंज जो है प्रेशर और वॉल्यूम में, वो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, प्रेशर में जो चेंज आ रहा है पी प्लस डेल्टा पी है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, और वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वी माइनस डेल्टा वी है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो प्रेशर बेसिकली यहाँ पे डेल्टा पी उसमें ऐड हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वॉल्यूम बेसिकली मैंने बता दिया यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया क्योंकि उसमें डेल्टा वी माइनस हो रहा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स ला। तो अब इसके ऊपर बॉयल्स ला लगा देंगे, तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो है पी वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए, तो राइट साइड पे जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आया है उनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तब इसको आपने एक्सपैंड कर लेना, इसको एक्सपैंड करके, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लें। तो लेफ़्ट साइड पे पी वी आ गया। अब ये पी को मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, पी इस वी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पी वी आ जाएगा। फिर पी को डेल्टा वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी डेल्टा वी आ जाएगा। उसके बाद इस डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करें, डेल्टा पी जब वी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी डेल्टा पी आ जाएगा, और डेल्टा पी जब डेल्टा वी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये जो है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि ये पी वी कट जाएगा, ये पी वी और पी वाली वी वाली टर्म आपस में कट जाएगी, और कहते हैं ये जो डेल्टा पी और डेल्टा वी है ये दोनों ही वैल्यू बहुत स्मॉल हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। दो स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आंसर और स्मॉल हो जाता है। तो डेल्टा पी भी स्मॉल है, डेल्टा वी भी स्मॉल है, इनका प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर टर्म्स। तो इसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो फिर आपके पास सिर्फ दो टर्म्स बचती हैं, एक ये पी डेल्टा वी और एक ये वी डेल्टा पी। तो पी डेल्टा वी को उधर ले जाएं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा पी डेल्टा वी, और राइट साइड पे सिर्फ रह जाएगा आपके पास वी डेल्टा पी। ठीक है, वी डेल्टा पी। अब ये जो डेल्टा वी है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा,
तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा वी डेल्टा पी, और ये डेल्टा वी उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। ये जो डेल्टा वी था ये उधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसमें ये जो ऊपर v है डिनोमिनेटर में, इसको नीचे ले जाएं, तो आपके पास जब v नीचे जाएगा तो फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो फिर ये आ गई, यहाँ तक हमने देख लिया इसको। अब ये जो ऊपर v है इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास p का फॉर्मूला ही आ जाएगा, ठीक है। तो p का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, उसमें ये डेल्टा पी ऊपर आ गया। ये डेल्टा पी जो है बच्चे, ये हमारे पास, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर है। आपको पता है प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और यही हमारी स्ट्रेस होती है, ठीक है। और नीचे ये जो वी डेल्टा वी है, ठीक है, डेल्टा वी ओवर वी, ये आपकी स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो होती है वो चेंज इन वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर चेंज इन वॉल्यूम है, उसको नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो स्ट्रेन आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है। और आपको पता है, मैंने बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है वो बेसिकली हमारे पास जो है इलास्टिसिटी के इक्वल होती है। तो ये फिर जो फॉर्मूला है आपका प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर के फॉर्मूले में ऊपर स्ट्रेस आ रहा है और नीचे स्ट्रेन आ रहा है, और ये इलास्टिसिटी के इक्वल है। यहाँ से हमारा रिलेशन बन गया कि आपका जो प्रेशर है वो इलास्टिसिटी के इक्वल है, यानी P इज़ इक्वल टू है कैपिटल E। तो फिर जो स्टार्ट पे हमने फार्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड का, इसमें ये जो E है इसकी जगह P पुट कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास। तो ये अब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड का जो है ये फार्मूला आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर ओवर डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें स्टैंडर्ड प्रेशर की और डेंसिटी की एयर की, तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड आती है वो आती है 280, ठीक है। 280 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड ऑफ साउंड निकलती है, जो कि इनकरेक्ट वैल्यू है, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट से देखें तो स्पीड ऑफ साउंड आनी चाहिए 332, यानी 332 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए एक्सपेरिमेंट से। लेकिन न्यूटन ने कैलकुलेशन जो की उसमें 280 आ रही थी, तो उसकी कैलकुलेशन फिर गलत थी। और उनके गलत होने की जो रीज़न थी वो ये थी कि न्यूटन ने यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेशन ली थी, उसने कहा था कि जो स्पीड ऑफ जो साउंड ट्रैवल करी एयर में से वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी एयर में से या किसी भी मीडियम में से। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन सही नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे चेंज हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से न्यूटन की कैलकुलेशन गलत आई। ये जो प्रोसेस है स्पीड साउंड का प्रोपोगेट करने का किसी मीडियम में, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बजाय एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और इसको फिर नेक्स्ट करेक्ट किया था लप्लास ने। तो लप्लास ने नेक्स्ट इसको करेक्ट किया और उसने करेक्ट स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट की थी। अब इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का आंसर सही नहीं आया था कैलकुलेशन का, उसने 280 मीटर पर सेकंड निकाली है स्पीड ऑफ साउंड, जो कि इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वैल्यू है वो 332 है। तो नेक्स्ट टाइम फिर लप्लास ने इसको करेक्ट किया और उसने सही कैलकुलेशन से सही स्पीड निकाली। तो इसको अब हम नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक है। कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे जूम की मीटिंग भी मैं 5-10 मिनट रखूँगा, उसमें आप बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।